हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आरपीएससी प्राध्यापक 2013 भूगोल का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरपीएससी प्राध्यापक 2013 भूगोल का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो उत्तर होगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है वो शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो इसका उत्तर होगा, तो सबसे पहले है ऑक्सीजन तो 21%, नाइट्रोजन है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर है तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो आंसर होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, वो एक आग्नेय चट्टान है। लेकिन इसके अलावा जो संगमरमर, क्वार्टजाइट और जो शिस्ट है वो रूपांतरित चट्टान है। चौथा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है सीफ, दैत्याकार सोपान, नदमुख और जालीदार शिला। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, जिसमें है सीफ है वो है पवन के निक्षेप से बनता है। दैत्याकार सोपान जो है वो हिम अपर्दन से बनता है। नदमुख है वो नदी अपर्दन से बनता है और जालीदार शिला का संबंध है पवन के अपर्दन से। फिर 5वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सी प्लेट स्थित है। तो वो है कोकोस प्लेट। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में लघु प्लेट है, वो है कोकोस प्लेट। फिर 6वां क्वेश्चन है कि पवनाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति का सही रूप कौन सा है। पवन की जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है वो कौन सी है। तो आंसर होगा भूस्तंभ, छत्रक शिला और यारडांग। फिर है 7वां क्वेश्चन, सेंट पाल कटक स्थित है। तो वो है हिंद महासागर में। फिर है 8वां क्वेश्चन है, सागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, 3 नंबर ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उससे कम है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर उससे कम है कैल्शियम सल्फेट। फिर है 9वां क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। तो आंसर होगा उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्तर होगा लाप्लास ने। फिर है 11वां क्वेश्चन है, आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होगी। तो उत्तर है एफ परत। एफ परत को और भी अफ्लिटन परत भी कह सकते हैं। तो आयन मंडल की जो रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती है वो एफ परत होती है, जिसको अफ्लिटन परत भी कहा जाता है। फिर है 12वां क्वेश्चन, पौधों, जंतुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष से संबंधित है। तो आंसर होगा अवसादी चट्टान, क्योंकि जीवावशेष पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में और ये एक परतदार चट्टान होती है जिसमें पौधों, जंतुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, धवलता। धवलता यानी इसको इंग्लिश में एल्बिडो भी कहते हैं और इसको शिवार्थ भी कह सकते हैं। तो अगर किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है तो उसका क्या कहलाता है, धवलता या एल्बिडो या शिवार्थ या इसको परावर्तन भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो कितना है, 35% है। फिर निम्न प्रमाणों में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता है। तो वो है ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप। अभ्यंतर का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी या सुराग नहीं देता है तो ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप नहीं देते हैं। लेकिन इसके अलावा सेलों का घनत्व, भूकंप विज्ञान और तापमान जो है पृथ्वी के आंतरिक जो है अभ्यंतर के बारे में वो सुराग देता है। फिर है भूपटल तथा अधः स्थल के बीच में असांतत्य कौन सा है। तो मोह पतन है, मोह परत है। ठीक है, भूपटल यानी भूपरपट्टी और अधः स्तर यानी कि जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल, उसके बीच में जो असांतत्य है वो कौन सा है, मोह। फिर है हिमनदीय अपर्दन के द्वारा निर्मित तेज किनारों वाला कूट क्या कहलाता है। तो वो होता है अरेत। अरेत या इसको तीक्ष्ण कटक भी कह सकते हैं। यानी हिमानी के द्वारा अपर्दन से निर्मित तेज किनारे वाली जो आकृति होती है उसको अरेत या तीक्ष्ण कटक कह सकते हैं।
फिर है जुजैन किसका परिणाम होते हैं, तो वो है पवन के अपर्दन का। जुजैन जो होता है वो पवन के अपर्दन का परिणाम होता है। फिर है 18वां क्वेश्चन, प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है, तो वो होती है एस तरंगे। क्योंकि प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलती है वो एस तरंगे हैं, और पी तरंगे जो होती है वो ध्वनि तरंगों के समान चलती है। लेकिन जो एल तरंगे होती है वो धरातलीय तरंगे होती है। और एस और जो पी तरंगे होती है उसको काया तरंग या बॉडी वेव्स भी कहते हैं। फिर है कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, पूर्वी यूरोप नहीं होगा। क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो इसमें मध्य चिली में पाई जाएगी, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग में भी होगी, और उसके अलावा है कैलिफोर्निया राज्य में भी। और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसको कोपेन की जलवायु के द्वारा CS के द्वारा उसको इंगित कर सकते हैं। फिर है 20वां क्वेश्चन, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 वृहत मंडलों में विभाजित किया गया है, तो वो कौन से है, सममंडल और विषम मंडल। यानी इसको होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में बांटा जा सकता है रासायनिक संगठन के अनुसार। फिर है भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो है 5। कौन से 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। फिर है तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला क्या कहलाती है, बांगर या बांगर कहलाती है। प्राचीन तलछट है इसलिए वो बांगर होगी, लेकिन वो नवीन होगी तो वो कौन सी होगी, खादर होगी। फिर उसके बाद आता है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो वो है दक्कन के पठार का भाग है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती है और ये दक्कन के पठार का भाग है। फिर है भारत में कौन से वर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो वो है इंसेप्टिसोस। भारत का पूछा है कि भारत में कौन से वर्ग की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो वो है इंसेप्टिसोल्स। फिर है जनसंख्या के घनत्व 2011 के घटते क्रम में राज्य कौन से है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें बिहार में, उससे कम पश्चिम बंगाल में, फिर उससे कम होगा केरल में, फिर उससे कम है यूपी में। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी घटते क्रम में के राज्य है। फिर है 2001 से 2011 में भारत में महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी रही है। महिला जनसंख्या 10 की वृद्धि दर पूछा है तो कितनी रही है, 18.12%, 18.12% रही है। फिर है कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है, तो वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। फिर है सुमेलित नहीं है, तो इसमें राउरकेला उड़ीसा में है, सही है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। और डोलवी झारखंड में नहीं है, और विजयनगर जो है वो कर्नाटक में है, ये सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। फिर है समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है, तो वो है 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर है। फिर है 2011 से 12 में भारत में कौन सा राज्य मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र रखता है, तो वो है कर्नाटक। 2011-12 के आंकड़ों के द्वारा राज्य का मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य है। फिर है लेटराइट मृदा जहाँ नहीं मिलती है वह क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। लेकिन लेटराइट मिट्टी कर्नाटक में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ये निक्षालन की वजह से होती है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। फिर है भारत की जलवायु मोटे तौर पर कौन सी है, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। फिर है सागवान निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन की अहम किस्म है, तो सागवान के जो वन होते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण होते हैं। यानी कि मानसूनी जो वन होते हैं, आर्द्र मानसूनी वन या आर्द्र पर्णपाती वन, उनके उदाहरण होते हैं जिनके पत्ते झड़ते हैं, वो है सागवान के वन। फिर है 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से है, तो भारत के अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है केरल। फिर उसके बाद है सुमेलित करना इसमें, तो इसमें है बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। और बेलारी जो है वो है लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। कटनी जो है
कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए और सिंगरेनी कोयला के लिए। सिंगरेनी कोयला के लिए, कटनी बॉक्साइट के लिए, बेलारी लोएस्क के लिए और बालाघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर है भूस्खलन की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। फिर उसके बाद है एल निनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है विलंब व शिथिलन। एल निनो की वजह से भारत के मानसून में देरी हो जाती है यानी विलंब हो जाता है और शिथिलन हो जाता है। फिर है परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो अस्थिर पृथ्वी ऐसे आता ही नाम किसका होगा? ये सैंपल की परिभाषा है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन चर्चिल सैंपल का कथन है। फिर है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के मापक का अंग नहीं है? तो लिंगानुपात नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक HDI का मापन करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच होता है, उसमें लिंगानुपात का कोई भी भाग नहीं होता। फिर है फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया होती है? तो फुटकर व्यापार तृतीयक आर्थिक क्रिया है। देखो कोई भी व्यापार हो, व्यापार हमेशा तृतीयक क्रिया होती है, चाहे फुटकर हो चाहे कोई सा भी हो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महामार्गीय मार्ग कौन सा महासागरीय मार्ग है? उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। लेकिन व्यस्ततम नदी जो पूछे तो जर्मनी के अंदर कौन सी है? राइन नदी। फिर है किसने कहा भूगोल मानव परिस्थितिकी है? तो HL बेरोज ने कहा था। बेरोज ने मानव परिस्थितिकी बोला है भूगोल को। फिर है यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर है तो उसकी प्रदर्शक भिन्न कितनी होगी? तो 1:5 लाख होगी। फिर है किस सांख्यिकी वितरण में मध्य माध्यिका एवं बहुलक का समान मूल्य होता है? तो सामान्य वक्र में मध्य माध्यिका और बहुलक का समान मूल्य होता है। कौन से वक्र में? सामान्य वक्र में। फिर है एक एजीमुथल या द्विअक्षीय प्रक्षेप में कौन सा गुण सही प्रदर्शित करता है? एजीमुथल द्विअक्षीय का मतलब होता है जो सही दिशा प्रदर्शित करता है। द्विअक्षीय का मतलब ही क्या होता है? दिशा। तो सही जो दिशा प्रदर्शित करेगा वो कौन सा होगा? दिशाएं वाला। फिर है किसी मानचित्र का RF 1:60 जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितने को? 600 मीटर को। फिर उसके बाद है प्रसरण का मान होता है। प्रसरण का मान क्या होता है? सहसंबंध का वर्गमूल। प्रसरण का मान क्या होता है? ये इसका उत्तर होगा 2 नंबर परमाप विचलन का वर्ग। परमाप विचलन का जो वर्ग है यानी परमाप विचलन की जो स्क्वायर होती है वही क्या होता है? प्रसरण का मान। फिर है निम्नलिखित प्रक्षेप में से किसमें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो कौन सा है? बोहन प्रक्षेप में। बोहन प्रक्षेप में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एकदम शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर है एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जिसके बराबर होती है वो है सिग्मा F के बराबर होती है। यानी एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जो है वो किसके बराबर होती है? सिग्मा F के बराबर होती है। फिर है यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है, परिभ्रमण का मतलब घूर्णन गति, यदि 2 गुनी हो जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार आने में जितना विलंब होगा वो है 26 मिनट। कितनी देरी होगी? 26 मिनट की। किसने कहा है कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो वो है मार्सडेन ने कहा है। किसने कहा है? मार्सडेन ने कहा है कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। फिर है फाकलैंड की धारा किस महासागर में चलती है? तो ये चलती है अटलांटिक महासागर में और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के कौन से हिस्से में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है और ये जो है सब ठंडी जलधारा है। फिर है भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। और नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? चापाकार डेल्टा का। नील नदी जो है वो चाप के रूप में बहती है इसलिए चापाकार डेल्टा बनाती है। फिर है भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो है भू संतुलन समंजन। भू संतुलन साम्यता पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया जो है वो कहलाती है भू संतुलन समंजन। फिर है कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है? तो वो है अन्नाछादन। अन्नाछादन बहिर्जात बल है, आंतरिक बल नहीं है। आंतरिक बलों में आता है महाद्वीप निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी और पटल विरूपणी। फिर है अभिवहनीय तापीय विलोमता उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है
उष्ण वायुपुंज का शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। उष्ण वायु यानी गर्म वायु जब शीतल वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो अभिवनीय ताप विलोमता उत्पन्न होती है। फिर उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा वायु का अवतलन। उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का कारण क्या होता है? वायु का अवतलन। फिर है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में CS किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु को। CS का मतलब समर ड्राई, यानी इसमें गर्मी में तो सूखा रहता है और विंटर में वर्षा होगी। अगर S लिखा हुआ है इसका मतलब समर ड्राई होगा, और समर ड्राई होने पर विंटर में हमेशा वर्षा होती है। यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसके अंदर सर्दियों में वर्षा होती है। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है वो शरदकालीन वर्षा, सर्दियों में वर्षा होती है। तो ये है थार्नवेट का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो ये है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर आधारित था। थार्नवेट का 1948 के अंदर जो जलवायु का वर्गीकरण आधारित था वो था संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर। फिर है क्वाजिलिन क्या है? क्वाजिलिन प्रशांत महासागर में एक वलय भित्ति है। वलय भित्ति मतलब एटोल है। एटोल जो होती है, जो रिंग के आकार की जो वलय भित्ति होती है वो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये है क्वाजिलिन, मतलब एक तरीके से प्रवाल भित्ति है। और कौन सी प्रवाल भित्ति है? वलय प्रवाल भित्ति है। फिर है कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है? तो लाल मृत्तिका जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है। फिर है प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति के हिमनद नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो R.A. डेली ने। डेली जो है उसने हिमनद नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। फिर है अभिकथन और युक्तियां हैं कि पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है क्या? नहीं, गलत है, क्योंकि पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसमें 40 डिग्री पर 40 सा होता है, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 सा और 60 डिग्री पर होता है चीखता 60। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में क्यों होती है? क्योंकि वो सिर्फ महासागरीय भाग है दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मतलब शक्तिशाली होती है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती। तो ये वाला गलत हो गया। और जो R है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय क्षेत्र है। हाँ, ये सही है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। फिर आगे वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया। फिर है 67 नंबर है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो है फेब्रे ने। फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। फिर है नियतिवादी चिंतन का पहला विचारक कौन था? तो आंसर होगा स्ट्रेबो। पहला नियतिवादी कौन माना जाता है? स्ट्रेबो। फिर है सुमेलित नहीं है, तो ईसा बोमेन तो संभववादी है, बिल्कुल सही है। हमबोल्ट पर्यावरणवादी है यानी निश्चयवादी है, ये भी सही है। और ग्रिफिथ टेलर क्या है? नवनिश्चयवादी है, ये भी सही है। लेकिन डिमांजिया जो है, जो नियतिवादी लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि डिमांजिया संभववादी व्यक्ति है, फ्रांस का है। फिर है आगे वाला क्वेश्चन भी डिलीट है। फिर है 71वां क्वेश्चन है, मानव की प्रजातियों के वितरण में जोन एंड स्ट्राटा थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? जोन्स एंड स्ट्राटा थ्योरी दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। फिर आगे वाला क्वेश्चन डिलीट है। उसके बाद करते हैं 73वां क्वेश्चन, कौन सा एक क्षेत्र मंगोलाइड प्रजाति का है? तो वो है प्रशांत महासागरीय द्वीप। प्रशांत महासागरीय द्वीप जो है वो मंगोलाइड प्रजाति का है। फिर है यूरोप के शंकुआकार वन क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं टेगा वन कहलाते हैं। यूरोप के शंकुआकार वन जो है वो टेगा वन कहलाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, जो कृषि प्रदेश विटलसी ने अलग से वर्गीकृत नहीं किया था वो है शुष्क कृषि प्रदेश। तो विटलसी ने चलवासी पशुचारण प्रदेश बताया है, भूमध्य सागरीय प्रदेश कृषि प्रदेश भी बताया था, विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश भी बताया था, लेकिन शुष्क कृषि प्रदेश नहीं बताया। फिर है जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया क्योंकि आंसर होगा उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, क्योंकि जो जापान है उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल हाई है, इसलिए औद्योगिक राष्ट्र बन गया है वो। फिर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। देखो एक तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो है यूके में यानी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन न्यू इंग्लैंड अगर पूछे तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये वाला सही है। यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन में है, नगोया औद्योगिक प्रदेश जापान में है, लेकिन राइन औद्योगिक प्रदेश है वो फ्रांस में नहीं है, राइन औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। फिर है सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित करना है तो चुकिक्का मट्टा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चिल्ली के अंदर खान है चुकिक्का मट्टा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और किरकुक है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किरकुक खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है।
और फिर है नसूता। नसूता किसके लिए प्रसिद्ध है? नसूता मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और इटाबीरा किसके प्रसिद्ध है? जो इटाबीरा जो है वो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इटाबीरा वही है जो ब्राज़ील की पहाड़ी है और यहाँ पर क्या मिलता है? लो अयस्क। फिर है आगे वाला क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग हम सभी जानते हैं कि ये लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिर है डेट्राइट जो है, डेट्राइट है मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जो जर्मनी के अंदर है, हैम्बर्ग जर्मनी वाला पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और ओसाका जो जापान में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर है ओसाका, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जर्मनी में है पोत निर्माण के लिए। डेट्राइट जो है वो मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और पिट्सबर्ग यूएसए वाला लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कौन सा एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है? तो सिंचित सघन कृषि प्रदेश नहीं है, लेकिन व्यापारिक अनुत्पादक कृषि प्रदेश हमने पढ़ा ये भी है। बगाती कृषि प्रदेश भी है, सघन निर्वाह कृषि प्रदेश भी होता है, लेकिन सिंचित सघन कृषि प्रदेश नहीं है। फिर है भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है, किसने कहा था? पीटर हैगेट ने। भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है यानी कि जोड़ने वाला विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? पीटर हैगेट ने। फिर है कार्ल सावर ने भूगोल की जिस शाखा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो वो है सांस्कृतिक भूगोल। तो स से सावर हो गया और स से सांस्कृतिक भूगोल। कोसमोस कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो ये है 5 खंडों में। और कोसमोस किसकी पुस्तक है? हम्बोल्ट की। ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? मिडलैंड, जो कहाँ पर है? यूके में है। मिडलैंड जो कहाँ पर है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। फिर है उच्चता व जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था, किसने? हम्बोल्ट ने। उच्चता और जलवायु में अंतर संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फिर है एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेटजेल ने लिखी थी। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? रेटजेल ने, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। फिर है बर्टन का भूगोल में किस नई प्रवृत्ति के विकास में योगदान रहा है? तो मात्रात्मक भूगोल में। तो बर्टन की क्या होती है? मात्रा। तो बर्टन का जो भूगोल है वो है मात्रात्मक भूगोल है। फिर है वृत्त को सर्वप्रथम किसने 360 डिग्री में बांटा था? तो वो है हिपार्कस ने। वृत्त को 360 डिग्री में सबसे पहले हिपार्कस ने बांटा था। फिर है राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई है, यह विचार किस विद्वान का है? रेटजेल का है। राज्य भूमि से जुड़ी हुई एक जैविक इकाई है, यानी राज्य को एक जीव की तरह माना है, रेटजेल ने। फिर है भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना किसने दी थी? यानी लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, ये किसने दी थी? कार्ल सावर ने। यानी भूदृश्य आकारिकी ये लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी पुस्तक भी है उनकी, तो किसकी है? कार्ल सावर ने। फिर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 2 नंबर सही नहीं है, लेकिन पार्थिव एकता की संकल्पना विडाल्डी लाप्लास ने दी थी, सही है। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी हंटिंगटन ने नहीं दी, हार्टशॉ ने दी थी, ठीक है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? हार्टशॉ की पुस्तक है, 1939 में लिखी थी। फिर है ट्रेटरीज ऑफ द हेवन जो है वो है अरस्तु की पुस्तक। और सांस्कृतिक भूगोल कार्ल सावर। बाब बोल्डर किस युग से संबंधित है? तो वो है पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बाब बोल्डर जो है पर्मियन कार्बोनिफेरस से संबंधित है, जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाते हैं अधिकतर। फिर है इनमें सम्मिलित करना है, अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, कितनी है? अचलगढ़ 1380 मीटर है। नागपाड़ कितनी है? खो 920 है। हाँ, अचलगढ़ जो है वो 1380 मीटर है। नागपाड़ जो है वो 867 मीटर है, 867, ठीक है। नागपाड़ कितना है? 867। खो 920 है। और जयगढ़ चोटी जो है 648 मीटर ऊंची है। जयगढ़ चोटी कितनी है? 648 मीटर ऊंची है। अब इसके बाद है वर्टिसोल्स राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो वो है झालावाड़ और बारां में, हड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से। फिर है अक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले के अंदर स्थित है? तो वो है जैसलमेर में है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, 18 करोड़ साल पुराने ये साक्ष्य है। फिर उसके बाद है कौन सा जिला राजस्थान में मैग्नीज उत्पादक है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा। फिर आगे वाला क्वेश्चन डिलीट है। फिर है 98 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित नहीं है, तो जयपुर मेटल्स बिजली के तार है, ये गलत है। ये
वो पानी के मीटर और बिजली के मीटर बनाता है, बिजली के तार नहीं। और भोपाल सागर चीनी के लिए प्रसिद्ध है, और लाखेरी सीमेंट के लिए, और डाक्कन कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का जो भ्रंश है वो क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश। अरावली और विंध्यन का मिलन जो भ्रंश है वो महान सीमा भ्रंश है। और जो विंध्यन को अलग करती है तो वो है राजस्थान की चंबल और बनास नदी। फिर है, राज्य का पहला स्पाइसी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जो है जोधपुर में स्थापित किया गया है। उसके बाद है, कौन से जिले 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं? तो वह जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। उसके बाद है, 2001 से 11 के मध्य में न्यूनतम व अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो वो है गंगानगर, जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है 10%, और जो अधिकतम वाला है बाड़मेर। फिर है, राजस्थान में, ये इसके अंदर क्वेश्चन डिलीट है। फिर है, राजस्थान में कौन सा एक मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट है। फिर है, जगतपुरा, आनंदपुरा व भूकिया प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया जो है, जो बांसवाड़ा में पड़ते हैं, सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में गंगा नहर से सिंचाई होती है? तो उत्तर होगा श्रीगंगानगर जिला। फिर है, उपोषण वायुदा पेटी में वायु की गति होती है अवरोही। उपोषण वायुदा पेटी में वायु की गति कैसी होती है? अवरोही होती है, यानी नीचे की तरफ आने वाली होती है। आरोही मतलब चढ़ना और अवरोही का मतलब उतरना। फिर है, जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सेलें कौन सी है? तो वो है जुरासिक बालू पत्थर की है, यानी जुरासिक बालू का जो पत्थर है उससे उसकी सेलें हैं। फिर है, कौन से 4 जिले राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं? ये भी इसके अंदर डिलीट क्वेश्चन है। फिर है, कौन सा वलन का प्रकार नहीं है? कटक नहीं है। परिवलित होता है, एकनत वलन भी होता है, समनत वलन भी होता है, लेकिन कटक नहीं होता। अगर इसका आंसर ऐसे नहीं आ रहा हो तो हम उसकी इंग्लिश दे सकते हैं, जैसे रिक्यूम्बेट फोल्ड होता है, मोनोक्लाइन होता है, आइसोक्लाइन होता है, लेकिन रिज नहीं होता है। फिर है, सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ढाल पतन सिद्धांत डेविस ने दिया था, बिल्कुल सही है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था पेंक ने, ये भी सही है। और ढाल मूल्यांकन सिद्धांत जो है मॉडल दिया था वो वुड ने दिया था, लेकिन पहाड़ी चक्कर सिद्धांत है स्टालर ने, ये गलत है क्योंकि पहाड़ी चक्कर सिद्धांत किंग का है। फिर है, भारत में कौन से विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग कृषि भूगोल में विशिष्ट है? तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, जो कि कृषि भूगोल में विशिष्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, और यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर पर सबसे पहले भूगोल पढ़ाना शुरू किया गया था। फिर है, ममफोर्ड के अनुसार कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था होती है? वो है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस नगर विकास की चरम अवस्था यानी लास्ट अवस्था होती है। फिर है, वेबर के सिद्धांत में संयंत्र की स्थिति के लिए किस लागत को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है? तो वो है परिवहन लागत को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना है। वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या है, किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने, कि वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है, तो ये जो परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने। उसके बाद है, कौन सा एक प्राचीन नगर नहीं है? तो वियन्ना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो प्राचीन नगर नहीं है, वो तो नवीन नगर है, लेकिन एथेंस, कोसाम्बी, बेबीलोन ये सभी प्राचीन नगर है। फिर है, कौन सा नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक नगर नहीं है। नगर प्रभाव क्षेत्र में अमलैंड, नगर प्रदेश, नगर पृष्ठ प्रदेश ये सब होते हैं, लेकिन प्राथमिक नगर इसको नहीं कहते हैं। फिर है, सीमाओं का आनुवंशिकी वर्गीकरण किसने किया था? हार्टशॉ ने, हार्टशॉ ने। वॉन थ्यूरेन के अनुसार किस पेटी या किस खंड में शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों को लगाया जाता है? तो पहली पेटी के अंदर, जो पहली पेटी होती है फल सब्जियों दूध वाली पेटी होती है, उस पेटी में शीघ्र जो नष्ट होने वाली उपजों को उगाया जाता है। फिर है, राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टीफन बी जोन्स ने। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत जो है एकीकृत सिद्धांत जिसको कहते हैं, जोन्स ने दिया था, SB जोन्स ने। फिर है, प्रश्नार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है, तो छात्रों की समस्याओं, व्यवहार व आवश्यकता के प्रति अंतर्शुद्ध विकसित करना। फिर है, संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है? तो वो है उद्दीपन व प्रत्युत्तर। संबंधवाद का सिद्धांत साहचर्यवाद जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था वो है उद्दीपन से संबंधित है, उद्दीपन के बाद प्रत्युत्तर से संबंधित है। फिर है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग है। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग।
फिर निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो इसका आंसर होगा बी व सी, विषय वस्तु विश्लेषण के द्वारा और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। फिर है कंप्यूटर आधारित अन्वेषण हेतु कौन सा कथन गलत है? तो यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी, ये इसका गलत है। तो इसके सही होंगे अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, सही है। अधिगमकर्ता को तत्कालिक पृष्ठपोषण मिलता है कंप्यूटर से, ये भी सही है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है, ये भी सही है। फिर है मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो है अचेतन बल, अचेतन पर सिगमंड फ्राइड वाला। फिर है कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बी नंबर ऑप्शन, प्रतिपादन जो है अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है, प्रतिपादन, लेकिन संलग्नता है, अभ्यास भी है और पुनर्बलन भी है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना किशोरावस्था के लिए सही नहीं है। फिर है किशोर अपराध के उपचार के लिए कौन सी तरीका सही है? तो उसके लिए सही है संगी साथियों को साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए और बाल कारागार में भेजा जाए, ये सभी सही है। फिर है प्याजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में, तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है? संवेदीगामक अवस्था। यानी बालक अनभिज्ञ होता है, यानी बालक को पता नहीं होता कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो भी हो सकती है। तो ये संवेदीगामक जो पहली अवस्था होती है ना, उसमें बालक को पता नहीं होता है। फिर है कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो वो है सभी है, वाद विवाद भी है, चर्चा भी है और तर्क भी है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान में स्थापित करने पर बल देता है? वो है व्यवहारवाद, और किसने दिया था? वाटसन ने। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आलोचनात्मक उपागम। फिर है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? उदात्तीकरण। और किशोरावस्था में बालकों के सहयोग देने के लिए जरूरी होता है अभिप्रेरणा। उसके बाद है कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रणाली जो है उसका आधारभूत तत्व नहीं है। सामाजिक प्रणाली है, सहायक प्रणाली भी है, संरचना भी है, लेकिन संप्रेषण प्रणाली शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। उसके बाद है कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? तो इसके अंदर है ए, सी और डी, यानी मैजिक लालटेन हार्डवेयर है, ठीक है, और VCR जो है वो भी हार्डवेयर तकनीक में आती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है OHP, ये भी एक हार्डवेयर होता है, लेकिन अधिगम पैकेज लर्निंग जो होता है वो तो हमें सीखना होता है, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फिर है निर्देशन दिया जाना चाहिए, आजीवन हमेशा देना चाहिए। फिर है कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो व्यक्तित्व नहीं है। अंतर्दृष्टि के लिए बुद्धि जरूरी है, प्रत्यक्षीकरण भी है, अनुभव भी है, लेकिन पर्सनैलिटी की उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर है ये डिलीट है क्वेश्चन। 141वां क्वेश्चन है कि शिक्षा तकनीकी थर्ड किसको कहा जाता है? वो है प्रणाली विश्लेषण को, यानी प्रोसेस जो होता है सिस्टम एनालिसिस, तो प्रणाली विश्लेषण को तकनीकी थर्ड कहा जाता है। और तकनीकी फर्स्ट जो होता है वो हार्डवेयर उपागम होता है, और तकनीकी सेकंड जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर उपागम, और जो थर्ड होता है वो होता है प्रणाली विश्लेषण। उसके बाद है रॉबर्ट गेने के द्वारा कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं दिया है रॉबर्ट गेने ने, लेकिन संकेत अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम भी है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक खुद। फिर है एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, तो वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। कोई भी मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को शुरू कर सकती है और उसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त कर जाती है, वो होती है अभिप्रेरणा। उसके बाद है किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है किशोरावस्था में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती है। फिर निर्मितवाद के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो यह ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का, ये गलत है। फिर है छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्व प्रत्यय पर, बुद्धि पर, अभिरुचि पर और अभिप्रेरणा पर। फिर है मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को किसकी योग्य बनाती है? विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। फिर है सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो विद्यार्थी अंतः पारस्परिक कार्य करते हैं, कठिन ग्रेडिंग से मुक्त होते हैं, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं है। सहयोगी में समूह आकार तो होता है, तो ये क्वेश्चन इसमें डिलीट होगा। फिर है 150वां है कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसकी? स्वयं शिक्षक की। भाई शिक्षक के एडजस्टमेंट की जो खुद की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो खुद टीचर की खुद की होती है। और ये हुआ 2013 का RPSC वाला पेपर।
और अगले वीडियो में हम आरपीएससी प्राध्यापक 2015 का भूगोल का पेपर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।